सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। हुकूमती इत्तेहाद और पीटीआई के दरमियान जारी मुज़ाकरात पर नून लीग के अंदर से तहफ़्फ़ुज़ात का सिलसिला शुरू हो गया है, जबकि पीपल्स पार्टी बैरूनी साजिश की तरफ इशारा कर रही है। ख्वाजा आसिफ ने खबरदार किया है कि इमरान खान बंदों को इस्तेमाल करता है। मैं वार्निंग देता हूँ, इस्तेमाल ना हो जाए। वज़ीर दिफा ने सवाल उठाया कि बताया जाए पिछले 15 दिन में ऐसा क्या हो गया कि पीटीआई एकदम मुज़ाकरात के लिए आमादा हो गई है, जबकि इससे पहले वो हमें औकात याद दिलाते थे। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ने खतरे की घंटी बजा दी है। कहा है कि इमरान बहाना है, मिसाइल प्रोग्राम निशाना है। सवाल ये है कि अगर दोनों बड़ी हुकूमती जमातें पीटीआई के बारे में खदशात का शिकार है तो फिर मुज़ाकरात से किसी अच्छे नतीजे की तवक्को कैसे की जा सकती है। आप देख रहे हैं बोल आदिल अब्बासी के साथ। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शौकत यूसुफजई साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, जनरल रिटायर्ड अब्दुल कय्यूम साहब, सेनेटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ है, और कमर जमान कायरा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो मौजूद होंगे। मैं ज़रा जनरल साहब आपसे स्टार्ट करता हूँ। मुझे ये बताइएगा कि ये क्या नून लीग को खदशा है कि इस मुज़ाकरात के नतीजे में पीटीआई आप लोगों को बाईपास कर जाएगी और नून की जगह ले लेगी? जी अब्बास, बहुत मेहरबानी। नहीं, ऐसा कोई खदशा नहीं है। मेरे ख्याल में हर लीडर ने मुस्लिम लीग नून के ने ये कहा है कि ये मुज़ाकरात का अमल जो है ये एक अच्छी बात है। और आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने तो राइट एट द आउटसेट कहा था मफाहमत होनी चाहिए, और हम इसी तरह राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हम चल के जाने को तैयार हैं। तो मेरे ख्याल में इस पे तो कोई दो राय नहीं है कि मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकल सकता है और मुज़ाकरात ही होने चाहिए। तो मेरे ख्याल में हम इसके ऊपर बिल्कुल तैयार हैं अल्लाह के करम से। नून लीग ने कहा है कि मतलब जो ख्वाजा साहब बात कर रहे हैं कि 15 दिन में ही एकदम मुज़ाकरात के लिए कैसे तैयार हो गए, हुआ क्या है, वो तो शक कर रहे हैं। उन्होंने तो ये सवाल इसलिए भी उठाया क्योंकि तावीज़ गंडा हुआ है, कोई और चीज़ हुई है। ये एकदम क्या हुआ है कि 15 दिन में ये मुज़ाकरात के लिए इस तरह राजी हो गए जो हमें चोर डाकू कहते? या देखिए, वो तो अपने तौर पे एक ख्यालात के इज़हार कर रहे हैं, बट इन द सेम टाइम उसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात तो बहुत अच्छी चीज़ है। मुज़ाकरात के लिए तो हम शुरू से कह रहे थे, तो हमारे साथ तो नहीं होता, तो अभी सडनली ये हुआ है। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर मैं तो यही कहूँगा कि वी शुड सी इट एट द फेस वैल्यू। और हम ये समझते हैं कि अगर पॉलिटिकल लोगों के पॉलिटिकल पार्टी से ही मुज़ाकरात हो रहे हैं तो ये एक अच्छी बात है। मगर सर स्टेटमेंट से बज़ाहिर हमें ये इशारा मिल रहा है कि दोनों जानिब से जो है ना वो खाना पूरी की जा रही है, और वो क्या कहते हैं कि वो खाता पूरा किया जा रहा है, क्योंकि वो भी एक तरफ से मुज़ाकरात करें, दूसरी तरफ से सोशल मीडिया को उन्होंने खोला हुआ है अगेंस्ट ट्यूशंस, अगेंस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़। दूसरी तरफ यहाँ से भी नून लीग की एक टीम बात कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ से जो है वो फेडरल मिनिस्टर्स के इस किस्म के बयानात आ रहे हैं, जिससे बज़ाहिर ये लग रहा है कि बादल ना ख्वास्ता हाफ हार्टेडली सारा काम हो रहा है। शौकत यूसुफजई साहब, आप लोगों का क्या स्टेटस है? क्योंकि नून लीग तो बहुत शक कर रही है कि आप किसी और चक्कर में जो है वो मुज़ाकरात पर आएँ और आप शायद दिन गुजारना चाह रहे हैं। बैठ तो वो गए हैं, लेकिन वो समझ रहे हैं कि आप सिर्फ जनवरी की कुछ तारीखें गुजारना चाहते हैं ताकि आगे फिर आपको रिलीफ कहीं और से मिले, यानी कि अमेरिका से मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई देखिए, मिसट्रस्ट तो है, एतमाद का फुकदान है दोनों तरफ से, लेकिन जाहिर है पहली बैठक हुई, अब 2-3 बैठकें होंगी तो एतमाद साजी बहाल होगी, और जो हमारी तरफ से जो एजेंडा रखा जाएगा उसमें जब बहस होगी तो उसके बाद पता चल सकेगा। लेकिन अभी देखें, प्रॉब्लम ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात की, आपने उसको कोट किया, तो मुझे बताया कि मुज़ाकरात नहीं तो क्या ऑप्शन है? कोई ऑप्शन है दूसरा? जो संजीदा लोग हैं जितने भी, चाहे वो PMLN के, चाहे वो इस तरफ हैं, वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो जाए, क्योंकि मुल्क बहुत मुश्किल में है। ये हम सबको मानना पड़ेगा। ये इस वक्त जो मईशत की सूरत हाल है ना, नहीं ठीक हो सकती है। आपने कल औरंगजेब साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आपने देखी होगी कि वो तो
मिसाकी मईशत की बात करने लगे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जी सब मिल के करें। मैं जरा जनरल साहब की तरफ मुझे जाना है। जनरल साहब मुझे ये बताएं कि अगर मीसाके जमहूरियत हमने देखा, मीसाके मईशत हो जाए और मीसाक हो जाए दहशतगर्दी के खिलाफ, ये तमाम चीज़ें अगर हो जाएं तो क्या फिर बानी चेयरमैन की रिहाई आपके ख्याल में मुमकिन हो सकती है? देखिए, इमरान खान साहब की जो रिहाई का मसला है वो तो अदालतों के थ्रू ही होगा ना, उसका महंगाई से तो कोई ताल्लुक नहीं है या कीमतें की हो जाए। देखिए, मुल्क के अंदर यकजहती होनी चाहिए, उसका इम्पैक्ट आपकी इकोनॉमी पे बेटर होगा। तो आप इन्हें क्या देंगे? वो तो खान साहब की रिहाई से लेस कोई बात ही नहीं मांगते आपसे या अपने कैदियों की रिहाई से। नहीं, देखिए उनकी भी बयानात आते हैं, कुछ तो लोग कहते हैं, इन्हीं के लोग कहा के कहते हैं कि नहीं ये रिहाई की वो बात नहीं कर रहे, वो वर्कर्स की रिहाई की बात कर रहे हैं। लेकिन उनको पता होना चाहिए कि, और उनको पता है कि रिहाई उनकी हो या वर्कर्स की हो, ये अदालतों के थ्रू ही होनी है और उसके ऊपर उनको अपना पेश करना है, अपना जो कुछ भी है। लेकिन जो बात यूज़ई साहब भी कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर अमन होगा तो ये सारी चीजें, तो इकोनॉमी बेटर होगी और इकोनॉमी बेटर होगी तो मुल्क अच्छी तौर पे आगे चलेगा। बाकी ओके सर, मुझे कायरा साहब ने ज्वाइन किया है। कायरा साहब की तरफ जरा मुझे जाना है। कायरा साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत दिनों बाद आज आप ज्वाइन कर रहे हैं और मुझे ये बताएं कि जो बिलावल साहब ने बात की है कि इमरान खान बहाना है और पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम निशाना है, क्या पीपल्स पार्टी ये समझती है कि इमरान खान को वापस लाकर पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को निशाना बनाया जा सकता है? देखिए, एक तो जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? खैरियत है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। कायरा साहब बिल्कुल ठीक, अल्लाह का करम। ऐसा बात यह है, शौकत यूसुफजई साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं साथ ही। कोई ये नहीं है कि इमरान खान, अच्छा शौकत साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? सर जी कैसे हैं? साहब का ये कहना, थैंक यू सर, कि इमरान खान तो बहाना है, असल हमारा एटमी प्रोग्राम के ऊपर तो बहुत अरसे से इस बात के ऊपर तो बड़े वाज़ेह शवाहिद मौजूद हैं। उनके बहुत सारे एक्सपर्ट्स से, उनकी कई सारे जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स आउट हुए हैं उनसे, इजरायली प्राइम मिनिस्टर के बयानात हैं इसके ऊपर कि हमारे अगले टारगेट्स क्या हैं, और किसी की तरफ से भी ये बात ना हो तो एक बात हमें खुद समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद ऐसा इस्लामी मुल्क है जिसके पास डिक्लेयर्ड एटमी ताकत है और ये ताकत अपनी मोनोपोली रखना चाहते हैं। इस वक्त साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर दुनिया के उन चंद अक़वाम का जो दुनिया की हाकम कौमें हैं उनका गलबा है, उनकी कंट्रोल है, और पाकिस्तान ने ये जो कंट्रोल हासिल किया है, टेक्नोलॉजी हासिल की है और मिसाइल टेक्नोलॉजी दोनों नजर में पहले दिन से चुपती है। बहुत सारा वक्त गुजरा, कभी अफगान वार थी, कभी कुछ और रीजन थी, कभी कोल्ड वार थी, तो उन्होंने पाकिस्तान के इस वजूद को बर्दाश्त किया है। जब भी पाकिस्तान कमजोर हुआ, पाकिस्तान की सूरत हाल कमजोर हुई, हमारी अफवाज की कैपेसिटी कमजोर हुई, तो ये तो उनका टारगेट में है। हमें इस बात को किसी के कहे बगैर समझ आनी चाहिए। जनरल साहब इस पे ज्यादा बेहतर रोशनी डालेंगे, वो दिफाई एक्सपर्ट है, लेकिन मुझे तो इसमें कोई शक नहीं। हाँ, हमारी अफवाज में, हमारी कौम में ये कैपेसिटी है कि हम इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि ये इस वक्त ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ से पाकिस्तान को जो खतरात है उनके अंदर, खासतौर पे इससे उस पाकिस्तान का ये डेटरेंस जो है ये हमारे लिए एक हमारी जरूरत है। और हमने जो कुछ आज तक डेवलप किया है उसकी खालिस्तान जो नीयत है वो दिफाई है। लेकिन कायरा साहब ये बताएंगे, लेकिन आप लोगों को इस मौके पर ये थ्रेट्स तो ठीक है, पाकिस्तान जब भी वनरेबल हुआ या इंटरनल कोई पाकिस्तान में चैलेंजेस आए तो एक्सटर्नल प्रेशर आता है और पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को निशाना बनाया जाता है। लेकिन जब वो स्पेसिफिकली कहते हैं कि इमरान खान बहाना है, सिक्योरिटी मिसाइल्स निशाना है, मिसाइल निशाना तो हम समझ गए, लेकिन बहाना है से मुराद क्या? मतलब वो कोई सिक्योरिटी रिस्क होते जा रहे हैं या उनको इस्तेमाल कर रहे हैं वेस्ट हमारे खिलाफ? नहीं, हम ये नहीं कह रहे, ये इसको इस तरह इंटरप्रेट न कीजिए। देखिए ना, बात यह है, इस वक्त के हालात का तजिया कीजिए क्या है। इसके दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि इस वक्त दुनिया में मुसलमान मुल्कों के ऊपर एक अजाब नाज़िल हुआ है और ये फितरी है। हम वैसे तो हम डिजर्व करते हैं इसके,
क्योंकि जो कौमें दुनिया में इल्म से और साइंस से महरूम हो जाती है, दूर हो जाती है, अखलाकियात खत्म कर बैठती है, उनके साथ यही होता है जो हो रहा है इस वक्त हमारे साथ। लेकिन फिर भी बहुत तकलीफदेह बात है, वहां अगर हम देखते हैं कि फलस्तीन में क्या हो रहा है, शाम में क्या हो रहा है, इराक में क्या हो रहा है, लीबिया में क्या हो रहा है, इधर बाकी मुसलमान मुल्कों के हालात भी कुछ बहुत बेहतर नहीं है। लेकिन अब अगला टारगेट वो ईरान को कह रहे हैं, और जो कुछ इजराइल कर रहा है, इजराइल के पीछे पूरा वेस्ट है, पूरी अमेरिकी सरकार है, बड़े खुल के हैं। हेलो जी, आई कैन हियर यू। अच्छा, तो ये बात तो आदिल बड़ी क्लियर है कि खान साहब का जो कहा जा रहा है कि जी ये असर दिया जा रहा है कि खान साहब को जो ही वहां अमेरिका में सदर ट्रंप की हुकूमत आ जाएगी, या अगर उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं या उनके जो नॉमिनीज हैं, उन्होंने अगर कोई बात करनी शुरू की है इस तरह के जी खान साहब को छोड़े, तो कुछ लोगों का ख्याल आजकल सोशल मीडिया में जो डिबेट चल रही है कि जी पाकिस्तान में अगर ना किया तो सैंक्शन लग जाएंगी, पाकिस्तान पे सख्तियां आ जाएंगी, फला हो जाएगा, अमेरिका पाकिस्तान का नाटका बंद कर देगा और पाकिस्तान को अल्टीमेटली खान साहब को छोड़ना पड़ेगा। ये एक तनाजर इसका ये पहलू है और एक आलमी पहलू है। इन दोनों को अगर साथ रख के देखें तो उन्होंने यही कहा है कि ये तो एक बहाना होगा, ये तो हमारा इंटरनल इशू है, हमारा सिक्योरिटी का इशू नहीं है। खान साहब के खिलाफ केसेस हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, ठीक है, गलत है, वो जाके अदालतें जाने, वो जाने। मुख्तसरन ये कायरा साहब आप ये कह रहे हैं कि बिलावल साहब ने ये कहा है कि जो हमारी इंटरनल सिचुएशन है उसको अमेरिका कैश कराते हुए पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को निशाना बनाना चाहता है। जी ये तासर है बिल्कुल। ओके, हमारे ऊपर से देखे ना मिसाइल प्रोग्राम हमारा, सो नथिंग अगेंस्ट इमरान, हम अपने दिफाई नौयत का प्रोग्राम है। अभी चंद दिन पहले है हमारे ऊपर जो सैंक्शंस लगाई गई है, वो सैंक्शंस क्या है? जी ठीक, बिल्कुल जाहिर है, ये इंडिकेट कर रहा है, ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि पाकिस्तान को उन्होंने कॉर्डन करने के लिए चीजें करनी है। जनरल साहब ये बताइएगा, तो उसी खदशे का इजहार कर रहे हैं, और इस खदशे का इजहार मियां नवाज शरीफ साहब ने भी किया। अदल एक मिनट, इस खदशे का इजहार मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी हुकूमत में किया, हमारे फौजी सरबराहान ने किया, और इस खदशे का इजहार मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद अपनी हुकूमत में करती रही। चले खुले आम नहीं हम कहते, लेकिन इस खदशे का इजहार तो था कि हमारा प्रोग्राम जो है वो दुनिया की आंखों में खटकता है। तो जनरल साहब फिर तो ये ओनस आपकी पार्टी में सबसे ज्यादा है, क्योंकि वफाक में इस वक्त आप या आपकी हुकूमत है, पंजाब में भी जाहिर है, लेकिन आप फिर मियां साहब जो है इनिशिएट करें जब इतने खतरात महसूस किए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी भी खौफ में है मुब्तला कि पाकिस्तान को जो है वो अंदरूनी हालात की वजह से बैरूनी दबाव जो है वो नुकसान पहुँचाने के दर पे है और हमारे सियासी इख्तलाफात का फ़ायदा उठा रहा है, और साथ में PTI भी जो है वो कह रही है आप हमारे साथ संजीदा बात करें। तो फिर तो मियां साहब को चाहिए वो खुद उठ के बैठें और सबको ले जाके कॉन्फ्रेंस करें और बताएं कि भाई ये सब हमें खतरात हैं। वो तो बिल्कुल खामोश हैं, और आपकी पार्टी जो है वो हाफ हार्टेड से डायलॉग कर रही है, और दोनों तरफ से यही हो रहा है। मैंने पहले भी कहा PTI भी ये करिए, तो फिर तो उन पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो आगे आए, वो सीनियर लीडर हैं और मिलकर सबको बिठा दें। जी आदिल, देखो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम सब के कंधों पे है, गवर्नमेंट के कंधों पे है और सब कुछ। लेकिन ये जो बिलावल साहब का स्टेटमेंट है ना कि इमरान खान एक बहाना है और एक्चुअली न्यूक्लियर हमारी पार जो है वो निशाना है, इसका मतलब ये नहीं है कि इमरान खान साहब आएंगे तो वो शायद न्यूक्लियर को कंप्रोमाइज कर देंगे या मिसाइल को। ये किसी ने नहीं कहा, कायरे साहब भी बिल्कुल ठीक एक्सप्लेन कर रहे हैं। मकसद ये है कि बैरूनी इन ताकतों की जो कि कभी कोई ना कोई कभी रेजोल्यूशन मंजूर करते हैं, कभी मिसाइल की बात करते हैं, कभी इनकी कोई हमदर्दी नहीं है ह्यूमन राइट्स के मुतालिक। ये जो बात करते हैं ये वही कौमें हैं जिन्होंने खुद गुआंतानामो बे बनाई, और ये अगर अभी करारदाद मंजूर करते हैं कि एक लीडर जेल में है और उसके ऊपर मुकदमात हैं तो उसको बाहर निकाल दें, तो ह्यूमन राइट्स का इनको क्या है? इन्होंने गाजा में क्या किया है? इनके तो हाथ सारी जगहों के ऊपर रंगे हुए हैं। कश्मीर है, पैलेस्टाइन है, और फिर गुआंतानामो बे का तो मैंने तो जन साहब हम अपनी कमजोरियां इन्हें क्यों दे रहे हैं? हमें चाहिए हम यूनिफाइड एक मैसेज दें, बैठ जाएं और सोल्यूशन की तरफ जाएं। देखिए ये बात सच्ची है, मैं ये कहता हूँ कि ये बाहर से जो शोर मचा हुआ है ना कि अंदर पाकिस्तान के अंदर मतलब है कई उनके लीडर वो ट्वीट कर रहे हैं उसको रिहा कर दो, इसको करो,
ऑनेस्टली मैं ये बिल्कुल सिंसेरिटी के साथ समझता हूँ कि उनकी कोई हमदर्दी ना इमरान खान साहब से है, ना किसी पार्टी से है, ना किसी पॉलिटिशियन से है। मकसद ये जो बिलावल साहब ने कहा है ना कि जो अड़कता है वो है आपका न्यूक्लियर, आपके मिसाइल कैपेबिलिटी, आपका सी पैक जो कि आप चाइना के साथ करके एक उनको भी एक स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक फायदा और हमें भी है। तो ये चीजें हैं जो एक न्यूक्लियर पाकिस्तान को जो एक मुस्लिम कंट्री उसको किसी लिहाज से भी आगे नहीं आने देना। जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ अब तो जब रियलाइजेशन भी है पॉलिटिशियंस में, पॉलिटिकल पार्टीज में, चैलेंजेस भी बड़े सीरियस हैं, उसके बावजूद अगर हम किसी लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ नहीं पहुंच पा रहे और दुनिया को ये मौका दे रहे हैं कि वो हमारे हालात को कैश कराए, तो ये तो फिर हमारे लिए एक बहुत बड़ा इस वक्त सवाल है, उनके लिए नहीं है। वो तो करेंगे दुनिया में तमाम कौमें या तमाम ममालिक अपनी डोमिनेंस कायम करने के लिए अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं ताकि उनका बेनिफिट, उनका इंटरेस्ट जिसमें प्रोटेक्ट हो। फिर अमेरिका तो एक जाहिर है सुपर पावर है, उसने तो अपने रीजन में इंटरेस्ट देखने, तो हम कहाँ खड़े हैं। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। मूव फॉरवर्ड एक और इशू है, अगर कायरा साहब आप थोड़ा मुख्तसर मुझे बताइएगा, फिर मैं इसका जवाब ज़रा लूँ मजीद के। पीटीआई की तो चले जो चल रही है वो चल रही है लड़ाई, पीपल्स पार्टी की तनकीद नून लीग पर भी बहुत बढ़ती जा रही है। क्या आप लोग किसी ऐसे नतीजे पे पहुँच रहे हैं कि नून लीग की हुकूमत की हिमायत ख़त्म भी कर दें, और जो मुज़ाकराती कमेटी वगैरह बनी हुई है उसका क्या स्टेटस है? मुज़ाकराती कमेटी तो 24 तारीख को मिली है पंजाब की जो है, और इसके अलावा भी मुलाकातें होती रहती है। और हमारा तकाजा ये है कि जो गवर्नमेंट बनाते हुए फरवरी में हमारा एक वायदा हुआ था दोनों जमातों का, उस पर अमल दरामद किया जाए। उसके कुछ हिस्से पे अमल दरामद हुआ है, कुछ पे नहीं हुआ, और कई मीटिंगें होने के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब के लेवल पे, चीफ मिनिस्टर साहब के लेवल पे मीटिंगें हुई। जब उसकी तरफ पेशरफ्त नहीं हुई तो फिर लहजों में तल्खी आ जाती है। अब क़यादत टॉलरेट करती रही, बर्दाश्त करती रही, कारकुनों को समझाती रही, लेकिन फिर ये होता है ना कि कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है, तो लीडरशिप के साथ गिले शिकवे शुरू हो जाते हैं। तो जो आपको बिलावल साहब के लहजे में तल्खी नजर आई है या हमारे बाकी दोस्तों के, वो हमारे हलकों के अंदर जो हमारे कारकुनों का दबाव है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। और हम ये बार बार कह रहे हैं कि ये जो हमारे वादे थे तो वो भी एक काबिल अमल वादे हैं ना, वो कोई हमारे जाती इशू तो है नहीं। बुनियादी तौर पे वो ये है कि सबके साथ बराबर सलूक किया जाए, हमारे साथ प्रॉपर टाइम पे कंसल्टेशन की जाए। एक इशू तो ये है, और वो जितना तवील हुआ है ये तासर गहरा हुआ कि 10 महीने हो गए, 11 अभी तक इसकी कोई पेशरफ्त नहीं है। तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम गेनिंग एक टेक्निक है, सीरियस नहीं है। ये तासर बना, और इस तासर के नतीजे में लहजे और लफ्ज तल्ख होते गए, जो कि अच्छा तो नहीं हुआ, लेकिन हमारी तरफ भी, हमारी क़यादत का भी एक मजबूरी है, क्या करें। लेकिन हमने साथ ये भी कहा है कि हमें पाकिस्तान मैं आदल एक छोटा सा एक चीज, आपके सवाल का दूसरा हिस्सा ये था कि क्या हम मुस्लिम लीग को छोड़ने का भी सोच रहे हैं। मुस्लिम लीग के साथ हमारी मोहब्बत हो या ना हो ये अपनी जगह, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि इस वक्त मुल्क जिन बहरानों का शिकार है, क्या एक नया बहरान खड़ा करना मुल्क के साथ नेकी है, ये मुल्क के साथ अच्छाई है। पीपल्स पार्टी का नुकसान हो रहा है तो हो जाए, हम अपना पॉलिटिकल नुकसान गेन कवर कर लेंगे। हम तवक्को करते हैं कि हुकूमत जो है, वज़ीर आज़म साहब जो है, वो इस मामले को जल्द रिजॉल्व कर देंगे, लेकिन किसी नए बहरान को खड़ा कर देना कि पाकिस्तान अभी जरा सरा संभलने लगा है तो बहरान खड़ा कर दिया जाए, ये नहीं है। लेकिन ये बात भी बहरहाल दुरुस्त है कि अगर ये तवील होता जाएगा तो जिस तरह लफ्ज तल्ख हुए हैं, लहजे तल्ख हुए हैं, कोई तल्ख बात भी हो जाती है। ओके, शौकत यूसुफज़ई साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो नून लीग और पीपल्स पार्टी की के इख्तिलाफात हैं, ये संजीदा नौयत के हैं? क्योंकि पीपल्स पार्टी का मानना है कि हमसे कमिटमेंट्स ऑनर नहीं की जा रही। दूसरा, मुझे ये भी बताइएगा कि क्या आप लोग नहीं समझते कि अगर पीपल्स पार्टी और नून कंफर्टेबल नहीं है तो आप पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर इनिशिएट कर सकते हैं कि भाई हम बढ़े आगे,
या पीपल्स पार्टी के साथ चलें या किसी दूसरी पार्टी नून के साथ चलें, कुछ चलें आगे करें, क्या आप ये जो गवर्नेंस पे, पॉलिसीज़ पे बिलावल की जो तनकीद है PMLN पे, आप उसको सपोर्ट करते हैं कि ठीक है, दुरुस्त है? देखिए, गैर फितरी इतिहाद जो होता है ना, उसमें बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं। और ये देखिए, सियासी इतिहादों में ये चीज़ें चलती रहती हैं। अगर हमने इक़्तिदार लेना होता तो इक़्तिदार भी हमें मिल जाता, पीपल्स पार्टी के साथ हम मिल के बना लेते हुकूमत, लेकिन वो नहीं कर सके। नहीं, मतलब अगर हम चाहते तो बना सकते थे ना, पीपल्स पार्टी के साथ मिल के। पीपल्स पार्टी ने तो ऑफर कर दी थी, तो हमारी तरफ से इनिशिएटिव नहीं लिया गया ना। तो बहरहाल इक़्तिदार मसला नहीं है। ये देखें, इस मुल्क को मुश्किल से कैसे निकालना है। अब तो सारे बड़े बड़े जितने भी, पहले तो एक पार्टी होती थी, अब तो दोनों जितनी सीनियर पार्टियां हैं, दोनों वो मिलके हुकूमत चला रही हैं। और आप देखें कि सिफारती तौर पे कितनी नाकामी हमारी हो रही है। ये जो इश्यूज उठ रहे हैं ना पाकिस्तान के खिलाफ, इतने शदोमत के साथ पहले कभी नहीं उठे थे। लेकिन अब आप देखें तो ये हुकूमत माने कि उनकी सिफारती सतह पे नाकामी हुई है, जो मुश्किलात आ रही हैं। देखिए, सारा फोकस इस जो है ना, इन 2-2.5 सालों में, 3 सालों में ये तहरीक इंसाफ के ऊपर रहा कि कैसे क्रश किया जाए, इमरान खान के खिलाफ कितने और मुकदमे बनाए जाएं और कैसे उनको कमजोर किया जाए। लेकिन उसकी वजह ये, उसका नुकसान ये हुआ है कि सिफारती तौर पे इनको बहुत बड़ी नाकामी हुई है और फोकस नहीं कर सके। फिर अंदरूनी तौर पे आप देखें, जो दहशतगर्दी के खिलाफ जो कुछ करना चाहिए इस हुकूमत को, अफगानिस्तान के गवर्नमेंट के साथ क्या करना चाहिए, मुज़ाकरात करना चाहिए, कुछ और ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहिए, वो सारी चीज़ें अब वो नहीं है, इस तरह नहीं है। सिर्फ एक तहरीक इंसाफ है जिसको कन्फ्रंट किया जा रहा है। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि देखिए, हम बड़े सेंसिटिव हालात में रह रहे हैं इस वक्त। जो है ना, ये एक ब्लेम गेम, इससे निकल के सबसे जो बड़ा फोकस है वो ये कि मुल्क की सलामती को कैसे यकीनी बनाया जाए और कैसे हम अपनी फौज के साथ खड़े हो जाएं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जो है उसमें हम उनके पुश पे खड़े हो जाएं, एक कौम बनकर, जिस तरह पहले उन्होंने दहशतगर्दी को शिकस्त दी थी, फिर दोबारा दें। तो ये हो सकता है। बाकी चीजें मेरी तो ख्वाहिश है और दुआ भी है कि जो सियासत करने वाले लोग हैं वो सियासत करें। बट वो कह रहे हैं ना सर, अगर आप ना लेके आते 2021-22 में वापस उनको दहशतगर्दों को, तो आज जो है वो हमने तो खत्म कर दिए थे। देखें, ये डिबेटेबल है, ये डिबेटेबल बात है। देखें, ये इल्जाम लगाते हैं, लेकिन ये भी आप देखें ना कि आपको क्या ख्याल है कि वो जनरल बाजवा के उसके अलावा कंसर्न के बगैर ये सब कुछ हुआ। खान साहब ने तो रिकॉर्ड पे कहा ना कि सारी जिम्मेदारी जो कुछ भी हो रहा है उसकी मैं लेता हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसको नहीं। वो देखें, खान साहब तो बहादुर आदमी थे ना, लेकिन जाहिर है ये आपको पता है कि इस तरह नहीं हो सकता है। कोई एक ये पॉलिटिकल लोग बैठे हैं, ये इस तरह नहीं होता है। ये इदारों के साथ मिलके जो है, ये बड़ा सेंसिटिव एरिया है। जब मैं जरा टुवर्ड्स द वेरी एंड, जन साहब मुझे ये बताइएगा, अभी ये जो बात कर रहे हैं शौकत यूसुफजई साहब, वो कह रहे हैं कि सारे मिलके बैठें और अपनी फौज को, ये तो बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, अपनी फौज को मजबूत करें, दहशतगर्दी के खिलाफ हम जंग लड़ें, उनकी कमर के पीछे खड़े हों ताकि इसका कला कमा करें, अफगानिस्तान का मसला है उसको हल करें, सारे साथ बैठें। ये तो बड़ी अच्छी वो एडवाइस दे रहे हैं, क्यों नहीं बैठते आप लोग सारे साथ? देखिए, 2-3 चीजें अभी उठाई गई है ना, इनको बारी बारी लेते हैं। पहली बात तो यह है कि आइडियली मुल्क के अंदर अगर किसी पार्टी की 2/3 मेजॉरिटी हो तो वो अपने मैनिफेस्टो को चला सकती है और मुल्क को आगे ले जाने में वो सारी फिर जिम्मेदारी उन पे, या फिर ना हो तो सिंपल मेजॉरिटी हो। अनफॉर्चुनेटली पिछले इलेक्शन में किसी पार्टी बशमूल तहरीक इंसाफ, पीपल पार्टी या नून, किसी को भी मेजॉरिटी नहीं थी, तो देयरफॉर कोलिशन बनानी पड़ी। अभी जहां तक पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून का ताल्लुक है, देखें इनकी कोलिशन बनी तो कमिटमेंट्स क्या थी? कमिटमेंट ये थी कि आप हुकूमत बनाएं, हम उसमें शामिल नहीं होंगे, लेकिन आप हमें सदारत देंगे, आप हमें जो चेयरमैन सेनेट देंगे, आप हमें गवर्नर देंगे, एंड इन एडिशन टू दैट कुछ ये बातें भी जो अभी कार साहब बता रहे हैं वो भी होंगी। तो पीपल पार्टी भी एक पार्टी है, उनके अपने सियासी जो अपने मिशन है उसको आगे चलना है तो चलना है। तो ये मेजर कमिटमेंट्स तो हुई हैं, बाकी छोटी मोटी चीजें चलती रहती। ऑफ कोर्स जैसे कार साहब ने भी कहा, मैं उनसे एग्री करता हूँ कि अगर मुल्क को हमने चलाना है तो यही आपके पास वे आउट है ना। हम तो खुश थे, ऑनेस्टली ये मैं आपको पक्की खबर दे रहा हूँ कि हम हुकूमत से बाहर रहे और पीपल पार्टी की एक इंक्लिनेशन थी, जैसे अभी यूसुफजई साहब कह रहे हैं कि ये तहरीक इंसाफ के साथ बल्कि हुकूमत बना ले, क्योंकि जब आप हुकूमत में आते हैं ना और आपके पास मेजॉरिटी भी ना हो
तो यू आर पॉलिटिकली सफर ही करते हैं आप। और खसूसन ऐसी सूरत में जब आपके पास मैंडेट उस तरह का ना हो, तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी ने और मुस्लिम लीग नून ने ये अपने तौर पे सियासी कुर्बानी दी है कि मिलके इन्होंने हुकूमत चलाने की बात, और अल्लाह के करम से बेहतर। अभी ये यूसुफ रईस साहब जो कह रहे हैं ना, मेरी बात आदल एक मिनट मुझे, मैं कह रहा हूँ कि ये जो कह रहे हैं सफारती तन्हाई, मेरे तो ख्याल में अभी सफारती तन्हाई तो टूटी है। आप देखें एससीओ की मीटिंग हुई है, आप सऊदी अरबिया के साथ सर वक्त थोड़ा सा यूरोपियन से देख लें, ईरान से देख लें, चाइना के साथ। बिल्कुल ठीक सर, वक्त थोड़ा सा कम है, मैं मुख्तसरन वक्त है, लेकिन कायरा साहब जाते जाते बिकॉज 1 मिनट 1.5 मिनट रह गया मेरे पास, मुझे ये बताएं, जनरल साहब ने इशारे में एक बात की है, उन्होंने कहा है चेयरमैन सेनेट आपके पास, प्रेसिडेंट आपके, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस हमने आपको दे दिए, बाकी ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, इसके ऊपर बैठकर जो है वो हो जाता है ऊंच नीच। और ये एक बात भी हो रही है कि पीपल्स पार्टी सिर्फ नून लीग को ये कह के तो नहीं अपनी जान छुड़ा सकेगी कि जी वो हुकूमत में है तो सारा वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस या चीज़ें तो आप लोगों के पास भी हैं। आदिल, बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस तो इलेक्शन से आए ना जी, हमने इलेक्शन लड़ा, उन्होंने में सपोर्ट कर दिया, सेनेट में उन्होंने में सपोर्ट कर दिया, हाँ। असेंबली के अंदर से हुकूमत बनाने के लिए हमने उनको सपोर्ट किया और कहा कि आप हुकूमत बनाइए, और ये एक प्रिंसिपल डिसीजन था। जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स होते हैं उनके पास अथॉरिटी नहीं होती, उनके पास सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होता है। मतलब हमने हिस्सा तो दिया ना, मतलब पंजाब में गवर्नरशिप दीजिए ना, देखे ना, ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है, अच्छा किया या बुरा किया ये छोड़ दे, ये तो बहस नहीं है ना हमारी। सवाल ये है कि अथॉरिटी कहाँ लाई करती है, विद द एग्जीक्यूटिव, हम एग्जीक्यूटिव का हिस्सा नहीं है। लेकिन जो बातें हम कह रहे हैं वो वायदा भी हुकूमत बनाने से कब लिख के किया था 25 पॉइंट का, इस पे शहबाज शरीफ साहब के और बिलावल भुट्टो साहब के साइड है। ओके, हम उसके अमल दरामद की बात कर रहे हैं, और फॉर गुड वर्किंग रिलेशनशिप हम चाह रहे हैं कि हमारे साथ पहले बात करके लेजिस्लेशन मूव की जाए। ये ना हो कि पहले आप लेजिस्लेशन मूव कर दें और हमारा अगर नुक्ता नजर मुख्तलिफ है तो हम उस पर एतराज फाइल करें तो लगेगा जी पीपल्स पार्टी तो एतराज कर रही है। ठीक। और तीसरी गुजारिश ये है कि मेरे भाई ने कहा कि गैर फितरी इत्तेहाद, ये जो मुख्तलिफ जमातों के इत्तेहाद होते हैं ना, ये फितरी होते ही नहीं, फितरी हो तो आपस में इकट्ठे हो जाए ना, जमातें मर्ज कर लें। और तीसरी बात यह है कि पीटीआई के साथ जमात इस्लामी का इत्तेहाद फितरी था और पीटीआई के साथ एमक्यूएम का इत्तेहाद फितरी था। और तीसरी चौथी बात कि जो सफारती तन्हाई है, यानी अमेरिका खान साहब की गवर्नमेंट में पाकिस्तान से नाराज, चीन पाकिस्तान से नाराज, सऊदी अरब पाकिस्तान से नाराज, IMF पाकिस्तान से नाराज, कौन सा मुल्क था सिवाय तालिबान के जिनको हम कहते थे कि ये हमारे भाई हैं। सर वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम का। कमर जमान, कायरा साहब, थैंक यू सो मच। जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब, शौकत यूसुफजई साहब, तीनों मौजूद, तीनों का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एक और अहम मामला डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। दो 2024 के इख्तिताम और नए साल के आगाज़ पर उम्मीद की जा सकती है कि नया साल पाकिस्तान और उसके अवाम के लिए पुरुम्मीद और खुशहाली और तरक्की का साल साबित होगा। 2024 के आगाज़ पर सोशल मीडिया और सियासी जमातों बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से ये मफरूज़ा फैलाया गया कि पाकिस्तान खुदा न ख्वास्ता डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान का मवाजना श्रीलंका और बांग्लादेश से किया जाने लगा। आज जबकि साल 2024 ख़त्म होने को है तो वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि इस वक्त जो है वो अस्करी और सियासी क़यादत के बाहमी इत्तफ़ाक़ से इन तमाम मफरूज़ों को अब गलती करार दिया जा रहा है। क्योंकि सवाल यहाँ पर यह है कि वो तमाम लोग जो कह रहे थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है वो कहाँ खड़े हैं। अगर पाकिस्तान में होने वाली मुआशी तरक्की की बात की जाए तो रवा साल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नित नए रिकॉर्ड्स बनाए, जिससे साबित होता है कि अगर रियासत में इत्तेफाक इत्तेहाद के साथ चला जाए तो मुआशी फ़ैसलों पर गिरफ्त लाई जा सकती है। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है और ये इसी एतमाद का मज़र था कि रवां साल 100 बेंचमार्क इंडेक्स जो है वो 1,15,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुँचा।
टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली दूसरी मार्केट के तौर पर सामने आई। इसी तरह बेहतरीन मुआशी इक़दाम की वजह से डॉलर भी मुस्तहकम रहा, जो कि एक बहुत बड़ी खबर है। डॉलर पाकिस्तान में स्टेबल नहीं था, डॉलर को स्टेबल करने के लिए बहुत एफर्ट करनी पड़ी और यहाँ पर डॉलर का कारोबार और धंधा जारी था और डॉलर के जो प्राइस ऊपर जाते थे उसकी वजह से बहुत बड़ा गेम पाकिस्तान के अंदर जारी था और यहाँ से बाहर भी जाता था इल्लीगल हवाला हुंडी और दीगर तरीक़ों से। इन तमाम चीज़ों के मुताबिक अगर हम देखें तो साल के इख्तिताम की वजह से जो डॉलर स्टेबल हुआ, बड़ी कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट्स की और मकामी ताजरों की जानिब से भी डॉलर्स में अदायगी पूरी करने की वजह से साल 2024-25 में के आगाज़ में ही इसमें नुमाया अब हमने देखा है कि कमी हो चुकी है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र 2024 में 31% मज़ीद बढ़ गई हैं। जनवरी से नवंबर 2024 तक समंदर पार पाकिस्तानियों ने 21 अरब 5 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भेजे हैं। रवां माली साल की पहली सहमाही के दौरान जो है पाकिस्तान में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी FDI में 48% का इंक्रीज़ देखा गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जुलाई ता सितंबर 2024 के आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में मजमूई तौर पर 771 मिलियन डॉलर की बराह रास्त सरमायाकारी हुई है। गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे के दौरान ये 520 मिलियन डॉलर थी, यानी रवां साल इसमें 251 मिलियन डॉलर इजाफा रिकॉर्ड हुआ। किसी भी मुल्क की मुआशी तरक्की का ताल्लुक वहाँ के सियासी इस्तेहकाम और अमन व अमान की सूरत हाल से होता है। पाकिस्तान में मुल्क दुश्मन अनासिर और दहशत गर्दों की जानिब से वतन के अमन को तबाह करने की हर मुमकिन कोशिश की गई, मगर पाक फौज के जवानों ने अपने खून की आबियारी से मुल्क के अमन को बरकरार रखा और दहशत गर्दों को पीछे धकेला और उनके हर हमले का भरपूर अंदाज में जवाब दिया। अगर देखा जाए तो रवां साल पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से तकरीबन 60,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए। इन कामयाब ऑपरेशंस के दौरान 925 दहशतगर्द मारे गए। किसी एक साल में मारे जाने वाले दहशतगर्दों की ये सबसे बड़ी तादाद है। मुल्क के अमन को बहाल रखने के लिए अफवाज पाकिस्तान की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर 169 से ज़ायद ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, जिनमें पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी शामिल हैं। मुल्क को महफूज बनाने की खातिर पाक फ़ौज के 383 बहादुर ऑफिसर्स और जवानों ने जाम शहादत नोश किया है। रवां साल सिफारती सतह पर पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को सही मायनों में उजागर किया गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के यके बाद दीगरे दोस्त ममालिक के दौरों ने इन ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी पैदा की और अहम और मज़बूत किरदार अदा किया। रवां साल पाकिस्तान ने शंघाई ताउन तंजीम इजलास की मेज़बानी की और साबित किया कि पाकिस्तान इस तरह के बड़े और अहम फोरम को इस्तेमाल करते हुए खत्ते के मसाइल पर सेहतमंद बहस करके मसाइल को हल करने के लिए पुरुम्मीद है। इसके साथ साथ सऊदी अरब, चीन, मलेशिया और दीगर ममालिक के आला सतह के वफूद ने पाकिस्तान के दौरे किए, जिसके दौरान मुख्तलिफ MOUs पर साइन किए गए। ये आदाद शुमार इस बात की गमाजी करते हैं कि पाकिस्तान 2025 में एक बेहतर और पुरुम्मीद तौर पर दाखिल हो रहा है। हमें उम्मीद करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आने वाला नया साल इस मुल्क के लिए, आवाम के लिए तरक्की और खुशहाली का एक नया पैगाम लेकर आए। इसके लिए ज़रूरी है कि मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हो और आवाम को भी चाहिए कि वो तरक्की और खुशहाली के बयानिए के साथ डट कर खड़े हो जाएं। ऐसे मुल्क दुश्मन अनासिर जो झूठे और मनफी प्रोपेगेंडे के जरिए तबाही का बयानिया मुरतब करके मुल्क और बिलखुसूस पाकिस्तान के नौजवानों के मुस्तकबिल के दुश्मन हैं, इनको मुस्तरद कर दें। और प्रोग्राम के आखिर में मैं ये बात ज़रूर कहूँगा, नौजवानों को इस वक्त ये पढ़ना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए दुनिया में इस वक्त किस किस्म का चैलेंज खड़ा हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए एक तो सिर्फ टेक्नोलॉजी है जिसके बेनिफिट्स हैं, लेकिन दुनिया के कुछ ममालिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रस्ते से वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ पर वो सिर्फ सियासत नहीं, जमहूरियत नहीं, पूरी रियासतों के लिए ख़तरा बन गए हैं और पूरी रियासतों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से चैलेंज और ख़तरात का सामना है। सो ये देखने और समझने की ज़रूरत है कि आने वाले दिनों में हमारे लिए मज़ीद जो चैलेंजेस होंगे वो शायद कन्वेंशनल ना हो, वो रिवायती ना हो, वो टेक्नोलॉजी की फॉर्म में होंगे। तो उस टेक्नोलॉजी को काउंटर करने के लिए जिसके ज़रिए रियासतों के अंदर इंस्टेबिलिटी लाई जाती है, उसको समझना, पढ़ना और देखना बहुत ज़रूरी है। और इस वक्त पूरी दुनिया के सामने ये चैलेंज है। सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक भी इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फेक न्यूज़ की वजह से मुश्किलात का शिकार हैं। और ये हम नहीं कह रहे,
ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स, ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड के जो प्रोफेसर्स हैं, उनकी स्टडीज़ हैं कि स्टेट्स, डेमोक्रेसीज़ और टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट की वजह से पूरी स्टेट्स जो है वो ख़तरे में हैं। उस ख़तरे से बचने के लिए पाकिस्तान के नौजवानों को तैयार होना पड़ेगा और पाकिस्तान का बेहतर मुस्तकबिल तैयार करने के लिए ख़ुद को तैयार रखना होगा। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।